हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा चैप्टर है 8 जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर को शुरू करते हैं मौसम की डेफिनेशन के साथ। वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला जो परिवर्तन है वह मौसम कहलाता है। सामान्य शब्दों में अगर हम समझते हैं तो दिन में एक ही दिन में जो जो मौसम में परिवर्तन हम देखते हैं वह मौसम कहलाता है। हम सुबह जब उठते हैं तब मौसम सुहावना होता है, ठंडी हवा होती है, धूप नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर कम होता है। वहीं दिन की बढ़त होते होते यह तापमान बढ़ जाता है। कई जगह तो वो जो सुबह ठंडी हवा थी वो थोड़े टेम्परेचर बढ़ के गर्म हवा में कन्वर्ट हो जाती है और दिन का जो टेम्परेचर होता है वह ज्यादा हो जाता है और मौसम गर्म हो जाता है। वहीं शाम होते होते कुछ सुहावना मौसम फिर से होने लगता है। तो इस तरह 2-3 घंटे का जो वायुमंडलीय परिघटना होती है वह मौसम कहलाती है। मौसम को जो प्रभावित करते हैं उनमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण आदि को शामिल किया जाता है। वैसे तो ऋतुओं को हमने 3 भागों में बांटा है, लेकिन हम भूगोल के छात्र हैं और भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर मौसमों को 4 भाग में मानना है कि भारत में मुख्यतः 4 मुख्य मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम है वह सर्दी का होता है। मार्च से मई तक का जो होता है गर्मी का मौसम जो आजकल चल रहा है। जून से सितंबर तक का वर्षा का होता है और सितंबर से नवंबर तक का मानसून के लौटने का मौसम, या इसे मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं, जो शरद ऋतु में आता है। आगे हम बात करते हैं शीत ऋतु की। ठंडे मौसम में जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में तापमान कम हो जाता है, तो वह शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही गोलार्धों में अलग अलग समय में दिखाई देती है। इस समय उत्तरी भारत का औसत जो तापमान है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा दक्षिण भारत का इससे अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। इस मौसम में सूर्य की किरणें अधिकांशतः सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म व शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहा जाता है। लू अधिकांशतः उत्तरी भारत में चलने वाली तेज गर्म पवन होती है और उत्तरी भारत का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देती है। दक्षिणी भारत में इस समय सागरीय प्रभाव के कारण तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है तथा निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्र भी ठंडे रहते हैं। दक्षिण पश्चिमी या वर्षा के मौसम की हम बात करें तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का समय होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। ये अपने साथ नमी भी लाती है तथा जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षात होती है। इस तरह देखते हैं एक बार, ये हमारा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वह दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत जो है ये जो भारत है इससे टकराकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाता है। एक शाखा जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है और दूसरी शाखा जो अरब सागर की ओर बढ़ती है। अरब सागरीय शाखा जो है वह बंगाल की खाड़ी से ज्यादा शक्तिशाली है। इससे लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षात होती है और यह वर्षा अधिकांशतः यह अपना पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में होती है और पूर्वी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा जब भारत में प्रवेश करती है तब यह मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों में, जो कि कीपा कार है, उनमें फंसकर घूमती है तथा फिर यह पश्चिम की ओर भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश के उपरांत यह उत्तराखंड में अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा आपस में टकराती है, जिससे कि बादल फटने जैसी घटनाएं उत्तराखंड में अधिकतर देखी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मानसून के लौटने का समय या फिर मौसम या शरद काल। इस समय पवन स्थल भाग से होकर लौटती है और यह बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का समय प्रत्यावर्तन काल कहलाता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यहाँ वर्षात होती है। वास्तविकता में देखें तो इस समय क्या होता है कि सूर्य जो होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम हो जाता है। तापमान में परिवर्तन से वायुदाब का क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसकता है तथा पवनों की दिशा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय इस तरह थी वह अब खिसककर उत्तर पूर्वी दिशा हो जाती है। उत्तर पूर्व से यह प्रवेश करती हैं
जिसके द्वारा तमिलनाडु के आंतरिक भागों और कुछ आंध्र प्रदेश में बरसात होती है। अभी जैसा हमने मानसून का आगमन और उसके प्रत्यावर्तन के बारे में पढ़ा था, वो अभी हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति के कारण यहाँ से आने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वह इससे टकराकर दो शाखाओं में विभाजित होता है। ये वाली शाखा बंगाल की खाड़ी के नाम से जानी जाती है और अरब सागरीय शाखा अरब सागर में जानी जाती है। जब अरब सागरीय शाखा प्रवेश करती है इस तरफ, तो ये अपने पश्चिमी घाट की स्थिति के कारण या पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में भरपूर वर्षा करती है। वहीं पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग या फिर कहें कि प्रायद्वीपीय भारत है वह शुष्क रह जाता है। यह वाली शाखा काफी शक्तिशाली भी होती है बंगाल की खाड़ी की तुलना में, इसलिए वर्षा पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में ज्यादा होती है और शेष जिस तरह से भारत में प्रवेश करती जाती है वर्षा करती रहती है। हम बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो यहाँ क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया की स्थिति है मेघालय में। ये पहाड़ियां कीपाकार हैं। यहाँ से पवन चली फिर मेघालय पठार और फिर यह कीपाकार पहाड़ियों में फंस जाती है और भरपूर वर्षात करती है मेघालय में। मेघालय में ही मौसिनराम क्षेत्र है जहाँ विश्व में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। फिर पवन यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर चलती है और उत्तराखंड में पहुंचती है। उसी समय यहाँ से अरब सागरीय शाखा आ रही होती है और दोनों टकराकर बादल फटना जैसी फिनोमेना को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम का औसत दशा जो होती है वह जलवायु कहलाती है। मौसम जहाँ 2-3 घंटे का था वहीं जलवायु 10, 20 या 30-40 साल का भी होता है। अध्ययन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से ही प्राप्त करता है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। देखिए, भारत में हमने जब भौतिक विभागों का अध्ययन किया था तब हमने उत्तर में विशाल हिमालय को पढ़ा, फिर मैदान को पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट को और द्वीपीय क्षेत्र को पढ़ा। मतलब भारत के भूभाग में वहां की भौतिक स्थिति में भी पूरी तरह विविधता देखने को मिलती है। इसीलिए जलवायु में भी विविधता मिलती है हमें। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास व कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वो ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। समुद्र तट पर होने के कारण यह बहुत अधिक आर्द्र है। तो ये भारत की जलवायु का एक संक्षिप्त वर्णन हमने जो पढ़ा है। इसको समझने के लिए ये काफी है कि जलवायु मुख्य रूप से उच्चावच पर निर्भर करती है, स्थिति, ऊंचाई आदि पर। तो भारत की इन सब चीजों में स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच में पर्याप्त विभिन्नता के कारण यहाँ की जलवायु भी हर क्षेत्र में अलग अलग है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ये सामान्य सी बात है। इसीलिए मेघालय आदि क्षेत्रों में तो बहुत अधिक वर्षात के कारण भरपूर कृषि होती है और वहां पे 1200 सेंटीमीटर तक भी वर्षात हो जाती है। जबकि जैसलमेर साइड देखें तो वर्षा का औसत सामान्य से भी कम या फिर कहें 25 सेंटीमीटर से भी वार्षिक कम वर्षात होती है। इसी आधार पर उस हर क्षेत्र की वनस्पति निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अर्थात जो भी वनस्पति बिना मनुष्य की सहायता के उगेगी वह प्राकृतिक वनस्पति है। हम कभी भी जंगलों से गुजरते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे, वन लताएं दिखाई देती हैं, वो सब किसका भाग हो जाएंगी? प्राकृतिक वनस्पति का, क्योंकि उसको उगाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है। भारत में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें वनस्पति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ वर्गीकरण है वनस्पति का। यहाँ पर हमने केवल इंट्रोडक्शन पार्ट लिया है वनस्पति के वर्गीकरण का। अग्रिम कक्षाओं में जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा हम उसको डीपली समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वनस्पतियां और मैंग्रोव वन। ये क्रमशः विषुवत रेखा से
या फिर कहें समुद्र से दूरी के अनुसार हैं, जैसे विषुवत रेखा पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां पर वर्ष के सभी मौसमों में पेड़ों पर पत्तियां रहती हैं और सभी अलग अलग मौसम में अपनी पत्तियां गिराते हैं। 5 स्तरीय वन देखने को मिलते हैं, अर्थात इतनी सघनता होती है कि सूर्य का प्रकाश सीधे जमीन पर नहीं आ पाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की बात करें तो इसमें भारत के दक्षिणी भागों में जो वन पाए जाते हैं वह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रकार के होते हैं। कटीली झाड़ियां मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पाई जाते हैं वे कटीली झाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। ऊंचाई के अंतर्गत पर्वतों पर जो वनस्पति पाई जाती है वह पर्वतीय वनस्पति है, और दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति मैंग्रोव वनस्पति कहलाती है। जैसे जो सुंदरवन में वनस्पति पाई जाती है वह मैंग्रोव वन है। वन्य प्राणियों की बात करते हैं तो बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह गुजरात के गिर वन में पाया जाता है, जिसकी एशियाई शेर नाम से प्रजाति पाई जाती है। असम के जंगल में हाथी और एक सींग का गैंडा पाया जाता है। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं और भारत के रेगिस्तान में ऊंट पाया जाता है। कच्छ में जंगली गधा पाया जाता है और हिमालय में जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू पाए जाते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत सरकार ने बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए या फिर उनकी कम होती संख्या को ध्यान में रखते हुए दोनों के लिए ही हाथी परियोजना है, जिसे हस्ती परियोजना भी कहते हैं, और चलाई है, और बाघों के लिए बाघ परियोजना चलाई है। यहाँ सबसे पहले हम हाथी परियोजना को देखते हैं। हाथी परियोजना का आरंभ 1991-92 में किया गया। 1992 में सर्वप्रथम झारखंड के सिंहभूमि जिले से इसका शुभारंभ किया गया। हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोत्तूर में स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 3 हाथी अभ्यारण्यों को अनुमति दी गई है, जिसमें से 2 तो छत्तीसगढ़ के लेमरू और बादलखोड़ में है तथा एक अरुणाचल प्रदेश के देवमाली में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाघ परियोजना की। इसका आरंभ 7 अप्रैल 1973 को किया गया था। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है और 6th क्लास पूरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 7th क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।